बिटवीन स्टेट्स और सेंटर। ठीक है, कितने मेंबर होते हैं इसमें? 5 मेंबर होते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा डायरेक्ट चेयर पर, मतलब 5 मेंबर होंगे ऐसा लिखा हुआ है। 1+4। हाँ हाँ सही है, आर्टिकल 280 में मेंशन है ये बात। और एक आर्टिकल 281 भी है, रिकमेंडेशन वगैरह का लिंक है, वो क्या है? 280 एंड 281 है, वो 2 आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन से लिंक। फाइनेंस कमीशन के मेंबर रीअपॉइंट हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है इनके बनने की? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तो एक तो उनका है मेंशन। कि तरह की फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का उनको एक्सपीरियंस हो। एक मेंबर का तो ये है। अब मैं बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दिया है कि आप डिटरमाइन करो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पार्लियामेंट ने कुछ दे रखा है। पहला है अ जज ऑफ हाई कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन सो जज। सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, इधर हाई कोर्ट का जज वाला लिखा है इन्होंने, इसको याद रखना, ठीक है। हाई कोर्ट है यहाँ पे। अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट। ये सेकंड। थर्ड है अ पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। और फोर्थ है ए पर्सन हु हैज ए स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये 4 कंडीशन है। अभी ये 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो उस पे बता दो, किसी को कुछ याद है तो क्या कुछ है उसमें। सर उसमें डिविजिबल पूल 41% कर दिया गया है, शेयर जो होगा। हम्म, और शायद हाँ। बस एक ही है क्या? अच्छा, नहीं इसमें नहीं। ना गाइस 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन, अगर किसी को शॉर्ट में मतलब दोनों के बीच के डिफरेंसेस पता हो कि उसने क्या बताया था और इसमें क्या चेंज हुआ है, तो वो प्लीज क्विक में बता दें। बिकॉज इस बार का जो मेंस वाला पेपर था तो उसमें उन्होंने 15th ना पूछ के 14th पूछ लिया था। तो हाँ और तो ये रहता भी है थोड़ा इम्पोर्टेंट। एक और चीज, अगर किसी को नहीं भी पता है तो आई थिंक सब लोग यहाँ पे लिटरेट है, सबको पढ़ना आता है। लक्ष्मीकांत खोलिए, अपने नोट्स खोलिए, गूगल सर्च करिए, दृष्टि आईएएस, गूगल, विकिपीडिया, कहीं से भी देख के बता सकते हो आप लोग, है ना। सब लोग आई होप कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट क्विक वे करना में चाहेंगे बता कुछ बाकी दीजिए। लोगों को भी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो 42% का 41% किया था, 1% क्यों हटाया था? सर अभी वो जो स्टेट जो डिवाइड हुआ ना, यूनियन टेरिटरी बन गया जम्मू का। हम्म, एक होता है ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है वर्टिकल। ये डिफरेंस क्या होता है दोनों में? वर्टिकल सर यूनियन और स्टेट्स का डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल में हो गया मतलब टायर वाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया स्टेट स्टेट, इस टाइप से। ओके। लोकल बॉडीज को करता है अब क्या वो वो? रिकमेंड करता डायरेक्ट है नहीं कि करता सर। नहीं मतलब जस्ट हम ये चीज बता रहे हैं। बट वो रिकमेंड सर करता है। हाँ, तो फाइनेंस कमीशन डायरेक्टली हाँ सिर्फ स्टेट्स को ही सर, देता वो है, यूनियन और दिस इज स्टेट्स का ऑल्सो डिवीजन वन ऑफ द करता है। रीजन कि अपनी पंचायत और लोकल गवर्नमेंट में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्यों है। इनफैक्ट स्वीडन वगैरह में सर डायरेक्ट जो फंड्स है ना, वो डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट्स में जाते हैं, इसीलिए वहाँ के लोकल गवर्नमेंट काफी मजबूत है। अच्छा, इन्होंने ना कुछ क्राइटेरिया में चेंज किया है जो 14th और 15th वाले में। तो मैं बोलता हूँ तो आप लोग बताते थे ना, ठीक है। पहला इनकम डिस्टेंस, इनको इसका क्या मतलब होता है? इनकम डिस्टेंस का पहला क्राइटेरिया ये। ये हरियाणा से है ना इनकम डिस्टेंस वाला, वो जो नहीं मैम, एग्जांपल ये लेते इनकम हैं। डिस्टेंस क्राइटेरिया, हाँ बताओ, वो एक क्राइटेरिया लिखा है। उसका मतलब होता है जो पर कैपिटा इनकम है पर्टिकुलर स्टेट का और हाईएस्ट स्टेट का, उनको हम मैच करते हैं। जैसे इंडिया में कोई स्टेट होगा, उसका हाईएस्ट होगा पर कैपिटा। जैसे मान लो कि गुजरात का हाईएस्ट है और बिहार को मैच करेंगे, तो उनके बीच में गैप कितना है, वो होता है क्राइटेरिया। तो इसको वेटेज दिया इन्होंने 45%। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने दिया था 50% वेटेज, तो इन्होंने 5% कम कर दिया इधर। सेकंड है पॉपुलेशन वाला। 14th वाले ने 17.5 दिया था और 1971 का जो सेंसस था उसके बेस पे था। इन्होंने क्या किया है, 15 15 जो 15th है
इन्होंने 2011 के सेंसस पे को 15% वेटेज दिया है, और इन्होंने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5 दिया है। जबकि जो 14 वाला कमीशन था उसने 17.5% 1917 वाले सेंसस को वेटेज दिया था, और 10% वेटेज उसने दिया था 2011 वाले सेंसस को। और एक नया क्राइटेरिया लेके आया इस बार, टैक्स एफर्ट। जो स्टेट टैक्स एफर्ट लगा रहा है उसके लिए 2.5 का क्राइटेरिया है, जो कि पिछली बार 14 वाले कमीशन में नहीं था। एरिया होता है स्टेट का, वो पिछली बार भी 15 था, इस बार भी 15, वो सेम रहा है। इस बार एक नया टर्म लेके आए ये लोग, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जो पिछली बार नहीं था। पिछली बार था फॉरेस्ट कवर, तो इन्होंने स्वैप कर दिया इसको, एक दूसरे रिप्लेस कर दिया। तो ये 2-3 चेंज हुए। इसको शेयर कर दीजिएगा तो ग्रुप पे हाँ, फोटो। शेयर कर, ठीक है, एक मिनट। थैंक यू सर। आई गेस फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोगों ने काफी सारी चीजें देख ली हैं। सो नेक्स्ट लॉ कमीशन। लॉ कमीशन के बारे में बताइए। आर्टिकल नहीं बताया ना अब किसी ने? नहीं 280 एंड बताया। 281 में 280 80 कौन से ईयर का डेटा यूज कर रहा है फाइनेंस कमीशन इस बार वाला? 11 का सर, 2011 का। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस। नहीं, क्योंकि 11 का ही कर पहले रहे वाला हैं। क्योंकि पहले हम्म। वाला 1971 का कर रहा था ना, तो यही तो चेंज आया था, एक देखिए मैम, सेमेस्टर दो था। चीज थी। जो 14th जी वाला सर। कमीशन था ना, उसमें था हम्म। दो चीज था। उसने उसने दोनों यूज किया था, 1917 वाला भी किया था और 2011 वाला भी किया था। लेकिन उसने 1971 वाले को 17.5 का वेटेज दिया था, और 2011 ओके। वाले को उसने 10% का वेटेज दिया था, 2014 जो लास्ट 14th फाइनेंस कमीशन था। लेकिन इस वाला जो आया है उसने 15% वेटेज दिया है 2011 वाले को, और 71 वाला हटा दिया। और उसने एक नया ओके। टर्म लेके आया, वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को उसने 12.5 का वेटेज दिया इस बार। एक्चुअली ये वाला इसलिए आया था ना कि कुछ स्टेट जो सदर्न स्टेट थे, जैसे केरला हो गया या कुछ और, जो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल के डायरेक्शन में जो पॉजिटिव मतलब स्टेप ले रहे थे, तो उनको लॉस हो जा रहा था। और जो स्टेट मतलब क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम हो रहा था, तो बदले में उनको मतलब रिवॉर्ड मिलने के बदले उनको और पनिशमेंट एक तरह से मिल जा रहा था कि उनको बजट ही कम मिलता था। इसलिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस लाया गया कि जो हाँ स्टेट हाँ, इसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अच्छा कुछ फाइनेंशियल उसको सपोर्ट मिलेगा। हमको कम मिलेगा पैसा। ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, फेडरल तमिलनाडु वाले बोल रहे थे कुछ लोग उधर। हाँ, सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एक ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन ये 1993 में आया था। जी सर। और इसके और जो चेयरमैन हो सकते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हो सकते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चेंज हो गया। नहीं नहीं, वो अभी इसमें चेंज एक लेटेस्ट चेंज हुआ। चेंज हो गया है। हाई कोर्ट हम्म का जज भी हो सकता है। अच्छा, तो लेटेस्ट वाला फिर हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ही लोग बता दीजिए फिर। 19 में चेंज हुआ, ये 19 में कानून लेके आई है, नया अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने इसमें, तो उसमें वो देख के चेंज हो पता गया। कर लेना एक बार। मैं देखता हूँ, रुको एक मिनट। और रिटायरमेंट एज तो आई थिंक 5 ईयर और 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर, यही है ना? वो भी चेंज हो गया है, 3 इयर्स हो गया है अब। सर आप बता दो यार, पढ़ के इसको पता है जो बोल रहा है। हाँ भाई, मुझे यार एक्चुअली मैंने पढ़ा था 19 में पढ़ा था, तो अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट जो पॉइंट्स ये थे बस एक बार तो आप इसमें। बोलोगे वो हाँ, एग्जैक्ट नहीं है। और इसमें एक और चीज है, ठीक आई गूगल गेस में इसमें पड़ेगा। वुमेन जो कमीशन है उसके भी मेंबर्स को इसमें ऐड किया गया था ना, वुमेन और चाइल्ड वाला वुमेन का दोनों। कमीशन भी, और नहीं, ये नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन में मतलब कि नेशनल कमीशन ऑफ SC ST वुमेन और माइनॉरिटी के, तो मतलब ये तो मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर इसके हैं ही। तो इसमें सर वो और चिल्ड्रन ऐड हुए वाला थे। भी डाल। हाँ सुन लो, इट इज अ मैं मल्टी पढ़ता हूँ मेंबर तो बॉडी। पढ़ ले भाई, पढ़ ले। पढ़ लो सर, पढ़ लो, मैं मुझे पता नहीं आप बोल रहे थे। नहीं नहीं, शेषा ठीक है, सर ऐसा कुछ बताइए। नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही बोल रहा था, इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स
तो जो पर्सन है उसका चेयरपर्सन ही कैन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट का नहीं है, हाई कोर्ट का मतलब वो चेयरपर्सन नहीं होगा। अपॉइंटमेंट तो पता ही है, प्रेसिडेंट करते हैं 6 मेंबर कमेटी के थ्रू, जिसमें लीडर ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेज एंड यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वो चेंज हो गया है, अब ही कैन बी अ सुप्रीम कोर्ट जज एज वेल, अच्छा, चेयरपर्सन। रिटायर्ड या सर्विंग? रिटायर्ड चीफ जस्टिस और सर्विंग दिस थिंग सुप्रीम कोर्ट जज। ओके। हाँ ठीक है, एक दो बात और इसमें ऐड करता हूँ मैं। जो पहले जो मेंबर हाँ होते थे ना, प्लीज। उसके 2 से 3 अपॉइंट कर दो। स्पेशल मेंबर होते हैं ना, हैविंग स्पेशल नॉलेज इन रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, वो पहले 2 होते थे, अब 3 कर दिया। उसमें 3 में से एक वुमेन का होना कंपलसरी है। एक तो ये अमेंडमेंट है 19वीं। राइट। उसके बाद किया है कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को बढ़ाया इन्होंने, जैसे कि जो ये होता है डिसेबिलिटी के लिए, कहाँ का? हाँ, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का जो चेयरमैन होगा उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, ये ऐड किया इन्होंने। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का चेयरपर्सन भी इसका ऑफिशियल मेंबर होगा, ये भी ऐड किया है। और जो टेन्योर होता था ना, वो 5 साल से 3 साल के लिए कर दिया है। दोनों एग्जैक्टली। का चेयरपर्सन का टेन्योर था जो। और हाई जो स्टेट चेयर होते हैं ना, जो अपने स्टेट वाले ह्यूमन राइट कमीशन, तो वहां पे पहले सिर्फ चीफ जस्टिस बन सकते हैं, वहां पे भी जज कर दिया कि हाई कोर्ट का जज भी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2-3 चेंज हुए, याद रखना। हाँ। वुमेन हाई का कोर्ट नंबर। हाई कोर्ट हाँ, का जज चेयरपर्सन भी बन सकता है। आर यू जैसे श्योर? सुप्रीम कोर्ट, हाँ लिखा हुआ है इसमें, दोनों जगह चेंज किया है ना उन्होंने। जैसे पहले क्या होता था, एक्स सीजेआई बन सकता था ना, के लिए सेंट्रल वाले बोला, केस में, पिछले 4 अच्छा के लिए बोल रहा अच्छा। हूँ। तो वहां पे भी हो सकता है। ये स्टेट वाले के लिए ओके बोल रहा ओके। हूँ मैं, हाई कोर्ट वाला जो बोल रहा हूँ ना, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, गॉट इट। मतलब दोनों में सिमिलर रखा है कि ऐसा पहले हाँ ये हाँ कंडीशन था ना कि दोनों सीजेआई होने चाहिए, स्टेट पे भी और सेंटर पे भी। अब उसको हटा के जो नॉर्मल जज है ना, वही बन सकता है बस। राइट राइट राइट। ओके, सो आई गेस नेक्स्ट करते हैं लॉ कमीशन के बारे में। ह्यूमन राइट पे किसी को कुछ कहना है? ये पेरिस Am I कन्वेंशन, audible to? पेरिस कन्वेंशन होता है, उस पे बेस होता है ना, ये एक्रेडिशन वगैरह मिलता रहता है हम लोग जो करते हैं। और किसी को इसमें कुछ ऐड करना है? Am I audible to you all? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, अब आगे बढ़ो, कोई करना होगा तो कर लेगा। तो लॉ कमीशन के बारे में बता दीजिए, न्यूज में भी था, बिकॉज अभी लेटेस्ट जो है वो बना है ना लॉ कमीशन, कौन सा बना है और क्या क्या है इसके प्रोविजंस, कैसी बॉडी है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एडवाइजरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, एडवाइजरी है एग्जीक्यूटिव। ना, एडवाइजरी बॉडी काइंड ऑफ। करेक्ट। अभी लेटेस्ट कौन सी लॉ कमीशन हमारा गठित हुआ है, मतलब आजादी के बाद से, कौन से नंबर वाला? ये तो नहीं पता यार, बता दो। कोई चेक कर ले प्लीज। सबसे पहला लॉ कमीशन कब बना था? पहला बना था यार फर्स्ट टाइम इन 1834, बहुत पुराना है, मतलब ये ब्रिटिश टाइम से ही। मक्केलो के टाइम पे, लॉर्ड मक्केले था उसका। 35 ना? हाँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट था ना 1833 वाला, उस टाइम से 1833 में बना था, और लॉर्ड Okay. मक्केले था उसका फर्स्ट का कमीशन। तो एज क्या है? 1833 है कि 1835 है वो? 33-34 में बना था। ओके, थैंक यू। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर आता है, पता होगा इन सबको एक्सप्लेन किया। 3 साल के लिए बनते हैं ये, ठीक है, 3 साल के लिए अच्छा, होता है एक चीज advice। इसमें एक चीज, ऑन एवरी 3 इयर्स या गवर्नमेंट कभी भी अपॉइंट कर सकती है, ये प्लीज Mostly चेक 3 कर years। लीजिएगा। मोस्टली है बट नॉट ऑन एवरी 3 इयर्स ना, अरे इसमें confirm यूजुअली कीजिए। मतलब एज अ कन्वेंशन एवरी 3 ईयर होता है वो, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, तो गवर्नमेंट की मर्जी ही है एट द एंड।
नहीं, ये लिखा हुआ विकिपीडिया पे, द कमीशन इज एस्टेब्लिश फॉर ए फिक्स टेन्योर एंड वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये लिखा हुआ है यार इधर। नहीं ये सही है, बट आई एम सेइंग कि ये कहीं स्टैट्यूट से तो पावर डिराइव नहीं कर रही ना। कल को अगर मोदी जी को लग गया कि भाई रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उन्होंने ऑर्डर पास कर दी, आई डोंट थिंक उसमें कोई इशू है। पर्पज इसका वही होता है कि लॉ में रिफॉर्म लेके आएंगे। कमीशन फंक्शन इज टू रिसर्च एंड एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल रिफॉर्म्स, इज कंपोज्ड ऑफ लीगल एक्सपर्ट, ये वो होगा, रिटायर्ड जज को हेड वेड करेंगे। ओके, फिर चलो नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन पे चले हम लोग। हम्म, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ। consider the following statements. First, the executive power of the Union of India is vested in the Prime Minister. Second statement, the Prime Minister is the ex officio chairman of the Civil Services Board. बताइए। डी सेकेंड स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि उसके बोर्ड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। डी होगा इसका, सॉरी आंसर डी डी डी। एग्जीक्यूटिव डी पावर चाहिए क्या? प्रेसिडेंट होती है, डी डी। प्रेसिडेंट होगा ना यहाँ पे। प्रेसिडेंट हाँ, होगा, क्योंकि नीचे प्राइम प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव पावर जो भी यूज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट यूज करते हैं, मतलब वो। ओके, आर्टिकल 53 है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये सेम स्टेटमेंट यूपी में उठा के वहां डाल दिए। इसमें और किसी को कुछ ऐड करना है नहीं आगे चलो। आगे? ठीक है। नेक्स्ट ये नेक्स्ट, the provision in the 5th schedule and the 6th schedule in the Constitution of India are made in the order to: option first, protect the interest of scheduled tribes; option B, determine the boundaries between states; option C, determine the powers, authority and responsibilities of panchayats; and option D, protect the interest of all the border states. ए क्या है? ए सही ए है, ऑप्शन सही होगा। होगा ना। सॉरी ये तो अपन आई थिंक डिटेल में इलेबोरेटली डिस्कस भी हुआ है शायद ये। 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, एक चीज बताइए, डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 3 आर्टिकल 3 होगा ये बाउंड्री वाला तो। ठीक है, और डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ये कौन से आर्टिकल में आता है? 243। और कौन सी, सॉरी 243 कैसे आएगा? 243 तो पंचायत वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसी में तो है। किसका हाँ, पंचायत ही। आई एम सॉरी, मेरा ऊपर वाला स्टेटमेंट के साथ वो मिसमैच हो गया था। कोई बात नहीं, सॉरी। अच्छा, जो ठीक है, प्रोटेक्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट, ये इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन किसमें है? ये डायरेक्टली तो नहीं मेंशन, बट अपन का जो 355 है ना, उधर यही मेंशन है कि यूनियन प्रोटेक्ट करेगा स्टेट को, ऐसा कुछ है। एग्जैक्टली ये तो बॉर्डर नहीं स्टेट्स नहीं, वो जनरली बोला हुआ है ना 355 में। हाँ, वो तो जनरल फॉर ऑल स्टेट्स है, बॉर्डर स्टेट्स नहीं है। हाँ, वो सबके लिए, बट ऐसे बॉर्डर का तो कोई बॉर्डर mention नहीं। स्टेट्स के लिए कोई एक्ट वगैरह है क्या, कुछ स्पेशल कोई प्रोविजंस है? और ये स्टेट्स रिलेटेड ये जो प्रोविजंस आते हैं, ये किस शेड्यूल में आते हैं? ये जैसे कि ये आर्टिकल 3 है, या फिर ये 355 जो आप लोगों ने बताया, ये किस First शेड्यूल schedule। में है? फर्स्ट। ओके, फाइन। सो शैल वी मूव फर्स्ट टू द शेड्यूल नेक्स्ट में तो वन? आर्टिकल जो फर्स्ट शेड्यूल जो आर्टिकल कवर करता है वो तो 1 to 4 करता है, वो तो सिर्फ।
तो यहाँ पे सर आर्टिकल 3 की ही बात की है ना, ये बाउंड्रीज अच्छा बिटवीन द हाँ, वो स्टेट अल्टरेशन के। ऑफ बॉन्ड, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। जी सर, ठीक है सर। अच्छा एक क्वेश्चन है, सेकेंड जी शेड्यूल सर, किस चीज से रिलेटेड है? सेकेंड शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है? स्टेट का नाम एमोल्यूमेंट्स चेंज हैं करने। उसमें, पेमेंट्स एंड सैलरीज हाँ चार्ज। तो ठीक, सर हाँ ठीक है। तो ये इमोल्यूमेंट, अलाउंस और पेमेंट प्रिविलेज वगैरह है, ये किन के लिए है? किस पोस्ट के लिए मतलब मेंशन किया हुआ है, ये पूछ रहे हैं। प्रेसिडेंट, सीएजी वगैरह है ना इसमें, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा देखिए स्पीकर, ये सब। देखिए बता दे रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट। देखिए सेंटर का बता देते हैं, स्टेट का उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हो जाएगा। एक प्रेसिडेंट हो गया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और फिर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 4 लोग हो गए। इन्हीं के चारों के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट में भी गवर्नर, स्पीकर डिप्टी स्पीकर मतलब वो लेजिस्लेटिव असेंबली का, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल का जहां जहां है, और जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये तो 4 का 8 ऐसे हो गया। और एक ही इसमें है सिर्फ कैग का है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, याद रखिएगा। ओथ ये इमोल्यूमेंट वगैरह जो है, अलाउंस वगैरह, ये सिर्फ और सिर्फ कैग का है। और ठीक है, थर्ड हमारा है ओथ और अफर्मेशन का है। तो इसमें किसके किसके ओथ का मेंशन किया हुआ है? इसमें भी सीएजी भी है ना सर, आई थिंक सेम जिनका लोग ही हैं, बस जिनका थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस चेंज है। होता ना, जिनका इंडिपेंडेंस होता ना उनको दोनों में होता है। 9 लोग हैं, तो दूसरे में कौन कौन है ये बताइए। स्पीकर्स, मिनिस्टर्स, जजेस, कैग, ये सब लोग आते हैं इसके अंदर। इसको ऐसे याद कर लीजिए, मिनिस्टर्स तो हैं ही, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, फिर जितने भी एमपी हैं और जितने एमएलए हैं, और फिर जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और कैग यहाँ पे भी सिर्फ कैग ही है। और फिर लिखा है एक ये कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मतलब इलेक्शन से पहले वाले कैंडिडेट भी, मतलब जो जीते नहीं उनके लिए भी होता है क्या? इस पे थोड़ा हमको वो डाउट हो रहा था। नहीं होता है, उनके लिए होता है यार, होता क्यों नहीं। नॉमिनेशन फाइलिंग के टाइम पे वो लोग लेते हैं ना सर, इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने हाँ, बैठ के। अभी चल रहा है ना उसके सामने, अच्छा वहां पे ओथ लेते हैं क्या नॉमिनेशन के टाइम पे? अच्छा मुझे ये पता नहीं था। ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. With a reference to the union government, consider the following statements. First statement, the Department of Revenue is responsible for the preparation of union budget that is presented to the parliament. Second statement, no amount can be withdrawn from the consolidated fund of India without the authorization from the Parliament of India. Statement third, all the disbursement made from the public account also need the authorization from the Parliament of India. Which of the statements given above are correct? 1 and 2, 2 and 3, 2 या 1, स्टेटमेंट 2, 1 3? तो यहाँ स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो बजट प्रिपरेशन का काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का, होता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आंसर इज सी। और सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी पैसा अगर हमें निकालना हो तो पार्लियामेंट का ऑथोराइजेशन ये जरूरी है। सी। Okay. या थर्ड वाले पे कोई एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा दिमाग से एग्जीक्यूटिव स्किप हो डिसीजन रहा से है। हो जाता, एग्जीक्यूटिव डिसीजन से हो जाता है, ये जरूरी नहीं है ओके पार्लियामेंट का। चलिए। लेकिन कल कुछ कहीं पे सुन रहे थे ना कि अगर मान के चले कोई कंसोलिडेटेड फंड है, अगर उसका कुछ पार्ट अगर आया है पब्लिक अकाउंट में, तो उस पैसे को निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ सकता है पार्लियामेंट की नहीं, अप्रूवल, कुछ ऐसा। पब्लिक अकाउंट एग्जीक्यूटिव डिसीजन के बेसिस पे हो जाता है, डे टू डे एक्टिविटीज में से पैसा आता है। ओके चलिए ठीक है, अच्छा, धन्यवाद। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता और हमें बिल्कुल करना होता और मान लो इसका कोई आइडिया नहीं है, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैसे एलिमिनेट अप्रोच करते करोगे? हैं, ऑप्शन वन से एलिमिनेट हो जाते हैं। जनरली देखिए यूपीएससी क्या करता है, जो डिपार्टमेंट वगैरह देता है ना कि कोई चीज ये पब्लिश करता है, ये चीज ये करता, जनरली उस वहां पे थोड़ा सा वो चेंज करता है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में। यस और सर। या फिर जहां पर वो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया, तो एटलीस्ट उसमें से एक क्वेश्चन तो एक ऑर्गेनाइजेशन का तो नाम गलत देता ही देता है।
मतलब ये जनरल ट्रेंड है एक। 5 डिपार्टमेंट है अपन के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मैं नाम बताता हूँ पांचों के। पहला अपन का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर से लिंक काम देखते हैं, ठीक है। फिर है जी डिपार्टमेंट सर। ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर देखता है ये बजट सर्वे वगैरह ये सब यहाँ होता है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, तो रिवेन्यू से जी लिंक देखेगा वो। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये मुझे लगता है वो क्या नाम है, डिसइन्वेस्टमेंट वाला का देखता है शायद, इन्वेस्टमेंट से काम लग रहा है डीपम वो। ना, हाँ डिसइन्वेस्टमेंट देखते हाँ। वो फिर तो एक लास्ट दीपम। जी जी। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे अपनी स्कीम चलानी हो, ये अटल पेंशन योजना ये सब ये देखता है वो। ये पीएम यार एक जनधन योजना सब ओके सर। एक बात तुम्हें बताऊं, देखो देखो प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग एनालाइज कर रहे हो ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट 1 साल के अंदर जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड टर्म जैसे कंटेक्स्ट में अगर कोई भी चीज आई ना तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, समझ रहे हो। सर मतलब जैसे ये था कि मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल वो बोल रहे थे ना अबॉलिश करने के लिए, तो मतलब हाँ आप बोल रहे हो कि उससे रिलेटेड हाँ, स्टैटिक पढ़ लें। ऐसे रिलेटेड स्टैटिक जरूर पढ़ लेना। अगर तुम पूरा नहीं पढ़ सकते तो तुमने जो भी तुमने टर्म न्यूज में पढ़ा है पॉलिटी से रिलेटेड वो उसके स्टैटिक को अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन उधर से ही बनते हैं। क्वेश्चन तो वो तो मतलब स्टार्टिंग सर ये पॉलिटी एनवायरनमेंट हर जगह मतलब इसको लागू कर हाँ, सकते हैं ना, आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री को छोड़ के आप हर जैसे जगह इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक जुडिशियल कस्टडी वाला आया था इस बार, वो सब आर्यन करंट में कर आर्यन खान वाला वो चल रहा था ना मैटर, उसी से। चलो मैं मोहल्ला देख ले क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who या which of the following is the custodian of the Constitution of India? First, the President of India, the Prime Minister of India, the Lok Sabha Secretariat, or fourth, the Supreme Court of India. प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट क्या क्वेश्चन है? सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी ने दिया आंसर यार, प्रेसिडेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ही होगा इसमें आंसर। सुप्रीम कोर्ट होगा ना, उन्हीं को ही कहा क्या जाता है। यार क्वेश्चन रिपीट करोगे एक बार? मुझे ना स्क्रीन ब्लर्ड आ रही Which है of बहुत। the एक सेकेंड कस्टोडियन ऑफ Which of the कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा सेक्रेटेरिएट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर प्रेसिडेंट की ओथ में मेंशन नहीं होता कि ही हैज टू वो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ? हाँ, तो उनको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल उनको फॉलो करना है, उनको उसका रेस्पेक्ट करना है, वो अलग बात है। अच्छा अच्छा, कस्टोडियन ओके। जब हाँ, प्रोटेक्टर का और नाम ये आता ना तो प्रेसिडेंट होता, कस्टोडियन में सुप्रीम कोर्ट होगा। सॉरी। हाँ, तो ओके कस्टोडियन ओके। ऑफ द अच्छा, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब प्रोटेक्टर करेगा, मतलब कि कुछ भी फालतू की वो नहीं होने देगा, मतलब वही ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? अगर उसका कोई मिसयूज कर रहा है तो मतलब होता है कि नहीं वर्ड का कोई अलग मीनिंग निकाल करके कोई हाँ मिसयूज कर वो तो सकता है। सही है सर, सुप्रीम कोर्ट ही होता है, वाया जुडिशियल रिव्यू वगैरह आप बोल लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर और कहानी पूरी जो भी है वो तो सही ओके बात ओके, है। हाँ सुप्रीम धन्यवाद। कोर्ट ही होगा हाँ सर, थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question है, consider the following statements. First, the legislative council of a state in India can be larger in the size than half of the legislative assembly of that particular state. Statement 2, the governor of a state nominates the chairman of legislative council of that particular state. Which of the statement given above are correct? First, second, both या neither? स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वहां पे लिमिट हमारा है 1/3 है हमारा, डी होगा इसमें आंसर। और इसका कुछ मिनिमम क्राइटेरिया क्या है बता दीजिए कोई। 40। यस 40, हाँ 40 है। तो इसका आंसर बी, ए नहीं, neither इसका आंसर डी होना चाहिए। डी होगा सेकंड है गवर्नर नॉमिनेट नहीं करता है, डी होगा। अच्छा, तो चेयरमैन को उन्हीं लोगों में से लोग चूज करते हैं ना? उन्हीं लोगों में से इलेक्ट किया जाता है, उन्हीं लोगों में से इलेक्ट करते हैं। असेंबली का साइज क्या होगा फिर? अगर काउंसिल का इतना है तो असेंबली का कितना होगा
मिनिमम यार और मैक्सिमम। 1/3 मिनिमम होता है। 40 से कम नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं असेंबली नहीं असेंबली का है मिनिमम यहाँ 60 पे आई थिंक। क्राइटेरिया मैंने बोलता हूँ, सी दे शुड हैव मिनिमम ऑफ 119 इन असेंबली साइज, क्योंकि ना एटलीस्ट राउंड ऑफ करने पे 40 बनना चाहिए। तो तेलंगाना का इश्यू यही था, दे फॉट फॉर वन असेंबली सीट, एक्चुअली 117 118 को होते थे उनको, दे फॉट फॉर असेंबली टू बिकम 119 सीट्स। तो 119 सीट्स होते ही उन्हें काउंसिल मिलने का चांसेस आ गए। तो 119 सीट्स मिनिमम रहना चाहिए, ताकि 1/3 राउंड ऑफ करने पे तो एटलीस्ट 40 बन सकते हैं। भाई ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट था उसमें भी 120 सीट थी क्या? तभी उसके पास वो थी, मतलब नहीं, जम्मू कश्मीर में 83 था, जम्मू कश्मीर में 83 है। उस टाइम पे उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था ना, तो उसमें भी तो था ही ये क्या बोलते लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसमें 120 तो सीट उस तो थी टाइम भी नहीं। तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर जब स्टेट था तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था ना, वो इंडिया के अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ना, मतलब वो चलता था। हाँ देखो, असेंबली के केस में होता है 500 होना चाहिए मैक्सिमम और 60 मिनिमम होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट में 60 से कम भी है, लेकिन वो अलग चीज, एक्सेप्शन केस है। मैं जनरल बात बता रहा हूँ। और अपन के काउंसिल का होता है 1/3 और 40 मिनिमम, ये दो बातें 40 ध्यान रखना। मिनट। ओके, मेरा माइक ऑफ है, मैं बोली जा कोई रही हूँ। गवर्नर का मुझे वो बता सकता है डिस्क्रिशनरी पावर वगैरह कौन से क्या आर्टिकल में है? ये To हमने कल appoint डिस्कस the किया chief था ना। minister of the state when there is no clear majority. नहीं, ये तो सिचुएशन हो गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा हूँ। Discretion पूछा ना आपने? कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा हूँ, ये तो सिचुएशन बोल रहे हो ना आप, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। रॉयल्टी बांटना जब दूसरे स्टेट को एडमिनिस्टर करता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। प्रेसिडेंट रूल लगाना हो जब, आप थोड़ा जोर से बोल दो प्लीज। देखो जब वो रॉयल्टी वाला जो उसके अंडर में स्टेट्स होते हैं ना नॉर्थ ईस्ट के, उसके उसको माइंड से जो रॉयल्टी आता है वो वाला पॉइंट हो जाता है। वो लगाना हो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, तब वो उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, जिसमें वो दूसरा स्टेट को जो एडमिनिस्टर करता है। 371 के अंदर जो कुछ होते हैं प्रोविजंस, उधर भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्का एक और पॉइंट है वो मिसिंग है। आर्टिकल 200 201 मतलब ये बिल को प्रेसिडेंट को भेजना है कि नहीं भेजना है, ठीक हाँ है। ये चौथा वो पॉइंट ये वाला। एक 163 में है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कौन डिसाइड करेगा, वो गवर्नर के पास रहता है, वो भी डिस्कशन है। 356 हो गया अपना, प्रेसिडेंट रूल को मेंशन करना। वो 370 वाले है ना, 371 वाले, वहां पे इसके रहता है। और शेड्यूल में भी रहता है ना, 6 शेड्यूल वाले में कुछ गवर्नर का अलग से पावर रहता है वहां पे। हाँ, 6 शेड्यूल में 4 स्टेट दिए हुए हैं ना, मेघालय, हम्म। त्रिपुरा, असम और मिजोरम का ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है। हाँ। चलो मैम, कुछ और ऐड करना है किसी को इधर? नहीं, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है ना सबको ऑन स्क्रीन, या और जूम करूं? हाँ ठीक है, हाँ मैडम, बोलिए बोलिए। ठीक है। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in the first option, preamble of the Constitution, directive principle of state policy, fundamental rights या fundamental duties? ड्यूटीज। ओके, यार ये डीपीएसपी होगा इसमें आंसर, ड्यूटीज क्योंकि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट। sovereignty भी कह रहा है, unity भी कह रहा है, integrity भी कह रहा है, 3 टर्म्स आए हैं यहाँ पे। तो स्टेट पॉलिसी से सपोर्ट करनी चाहिए ना, कि ऐसा मतलब सोवरेनिटी भी नहीं, हो, यूनिटी भी हो। डीपीएसपी में ये नहीं दिया हुआ बट है, ये ये तो डीपीएसपी में प्रेम्बल नहीं है, में ये भी है ना। फंडामेंटल ड्यूटी में है। ड्यूटीज है। एक बार देख लीजिए। ड्यूटी ही है करेक्ट आंसर आंसर। है। ओके, ड्यूटी का कोई 7वां या 8वां नंबर वाली ड्यूटी है, ये पूरी की पूरी ड्यूटी है। ओके ओके ओके, ठीक है। फिर इस पे कुछ डिस्कशन करना है या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है? आर्टिकल कितना ड्यूटी वाला बताओ कोई। 51 है नाम बता सकते हो 11 ड्यूटी का? यार रेस्पेक्ट करना फंडामेंटल्स, वो उनकी फ्लैग की, आइडल्स की, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट सीक्वेंस में करना। बताओ यार, ऐसे तो नहीं, सीक्वेंस में बताओ कुछ तरीके से। यार ऐसे वो तो तो फिर ऐसे तो देख के ही बताना पड़ेगा।
क्या ओके कर लेंगे, वो तो बड़ा मुश्किल है यार। देख के आप खोल तो के बताना टेस्ट ले पड़ेगा। रहे हो एकदम। वैसे तो हाँ देखो पढ़ना। पता है एमसीक्यू सॉल्व कर, देखो एक एक मैं बताऊं, एक एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। देखो आप ना, मतलब आपको अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि आपको स्टेटमेंट देखते ही वो चीजें याद आ जाए जो आपने पढ़ी है। आपको बिल्कुल वहां पे उतारना नहीं है, राइट नहीं करना, बस आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि आपने जो पढ़ा है आप उसको रिमेम्बर कर पाओ कि एग्जाम में आपने क्या पढ़ा था और उसको लिंक कर पाओ। ये चीज आपको सीखनी है एमसीक्यू सॉल्व करने में। ये चीज कर ली तो आपके एमसीक्यू सॉल्व बहुत सही होने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं बता देता हूँ एक बार मोटा मोटा क्या है। पहला तो वही है, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को रिस्ट्रिक्ट करो, ठीक है। दूसरा होता है कि नोबल आइडियल्स है जो फ्रीडम स्ट्रगल के, उनको चेरिश करना है। तीसरा है जो ये जो दिया है सुई वाला, सोरेंटी यूनिटी इंटीग्रिटी वाला, ठीक है। चौथा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। फिफ्थ है हार्मोनी प्रमोट करना है, कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए। और जो रिलीजियन लिंग्विस्टिक रिलीजन ये है, सेक्शनल डाइवर्सिटीज को बना के रखना है। रिनाउंसिंग द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। उसके बाद नंबर सिक्स है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड इट्स कल्चर। फिर सेवंथ है एनवायरमेंट से लिंक के प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना एनवायरमेंट को। एट्थ है साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है। फिर है नाइन्थ है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। टेंथ है फिर टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन द स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज। नेशंस को नई हाइट पे लेके जाना है आपने। फिर है 11th, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से जोड़ी गई थी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड्स 6 से 14 की एज ग्रुप में है जो ये है 11। अच्छा, प्रीम्बल में 3 वर्ड ऐड किया गया था अमेंडमेंट से, कौन कौन सा वर्ड है? एसएसआई है। यूनिटी इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी। कौन सा अमेंडमेंट है? 42nd होगा यार। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ हाँ, बताइए सर। फंडामेंटल ड्यूटी को याद करने का तरीका मतलब मैं बता सकता हूँ। आपको सिर्फ ए से लेके के तक ही याद करना पड़ेगा, जैसे ABCDEFGHIJK। तो पहली जो हो जाएगी फंडामेंटल ड्यूटी, ए फॉर एंथम यानी अबाइड बाय फ्लैग और एंथम। बी फॉर बापूजी याद कर लो, यानी नेशनल स्ट्रगल जिसने किया हो तो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल। सी फॉर सेंटर यूनिटी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, टू अपहोल्ड करना उनको। डी फॉर डिफेंस, तो डिफेंस यानी डिफेंड करना कंट्री को, रेंडर सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। और ई फॉर इक्वालिटी, तो इनकरेज करना ब्रदरहुड और वुमेन्स के लिए। और एफ फॉर फोर्ट्स यानी प्रिजर्व करना फोर्ट्स को एज वेल एज कल्चर को। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन फॉर इन्वायरमेंट के लिए, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। एच फॉर हाईटेक और ह्यूमैनिज्म यानी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म। और आई फॉर एन आई यानी आंखों वाला आई, सॉरी, आई फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो इसके हिसाब से बना सकते हैं कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। एंड जे फॉर जीनियस, और जीनियस इन ऑल स्पेयर। जे याद करने के लिए जीनियस से याद कर सकते हैं, जी से होता है लेकिन जे से याद कर सकते हैं, जीनियस इन ऑल स्पेयर, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल। और के फॉर नॉलेज यानी एजुकेशन, पेरेंट को गार्डियन को प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी। भाई बहुत एक्सीलेंटली बता दिया भाई, थैंक यू एकदम। थैंक यू। हाँ यार बहुत अच्छा था ये। सच में। मतलब एक मोटा मोटा एक रफ आइडिया तो आ ही जाएगा दिमाग में। सही में थैंक यू एक काम थैंक यू। करना ना भाई, जो भी थे ना आपका नाम, ऐसे ही ना 3-4 चीजें और बता देना यार, सारे 5 ईयर प्लान बता देना ऐसे ही सब कुछ बता देना भाई, प्लीज यार। भाई इसको ग्रुप में भी डाल दो, इसे लिख करके थोड़ा सा। मैं देखो इसको लिंक DPSP का बताऊं, लिख के मतलब DPSP का डाल बताऊं। दूंगा ग्रुप में बाद में। हाँ नहीं नहीं, ऐसे तो याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ए से वाइड हो गया, ए बी से से लेके के तुम्हारा तक याद करना, बापू। थोड़े थोड़े वर्ड बनाने पड़ते हैं, जैसे जे, जीनियस से जे बनाना पड़ता है, हाँ थोड़ा ध्यान हाँ, रखना मतलब पड़ता है, नहीं बाकी भाई, बन जाता है। तो इसको तो हम DPSP का अभी प्रोफेसर 2 क्या बताऊं, बोल मिनटों में रहे थे? रिपीट कर रहे प्रोफेसर हैं। कुछ बोल रहे थे ना। मैं बोला DPSP का बताऊं याद करने का। हाँ बताइए। हाँ हाँ जरूर बताइए। देखो एक तो होता है अपना, 3 टाइप की DPSP होते हैं ना। एक होते हैं गांधीयन, एक होते हैं
इंटेलेक्चुअल, सोशलिज्म, और एक होते हैं, तीसरा कौन से होते हैं, इंटेलेक्चुअल वो, वाला। हाँ लिबरल इंटेलेक्चुअल वाला। इंटेलेक्चुअल। हाँ, जो इंटेलेक्चुअल वाले के लिए तो होता है जेपी सीमेंट, ठीक है, मैं डाल दूंगा। ठीक है, जेपी सीमेंट होता है इंटेलेक्चुअल वाले के लिए। गांधी जी का होता है विलेज पंचायत, कॉटेज, अल्कोहल। ऐसे एक मैंने मिनोमिक बना रखा है, मैं डाल दूंगा, ठीक है, जिससे लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है, आज ही डाल देना भाई। प्लीज भाई डाल देना, बहुत डीपीएस की याद नहीं हो पाती है। बाकी आज ये इसमें तुम्हें ये पता चल जाएगा कि यहाँ लिबरल कौन सा है, गांधीयन कौन सा है। बाकी जो तीसरा बचेगा वो इंटेलेक्चुअल वाला हो जाएगा। तो ऐसे तुम समझ में आएगा, हाँ मैं बना मतलब के 2 डाल कर लो, दूंगा। तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। हम्म, पक्का कर देना भाई आज। हम्म, शेड्यूल वाला तो सबको याद ही होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। वो तो ऐसे ही याद हो गया। चलिए देखो मैम मैंने ये आगे बढ़े। लिंक भेजा, ये रोमन सैनी का एक लिंक भेजा है मैंने, वही उसी से मैंने देखा था, मैं शेयर कर रहा हूँ लिंक, ठीक है, यूट्यूब पे। रोमन सैनी भी तो सिविल सर्विसेज छोड़ के गया ना अन अकेडमी में, शायद ऐसा कुछ है ना। उसने बनाया है भाई, गजब है यार, उसने अलग थोड़ी आदमी बोला रहेगा। अचीवर है वो। चलो बढ़िया है। Okay, guys. So move on the next question. The fundamental object of Panchayati Raj system is to ensure which among the following: first, people's participation in development; political accountability; democratic decentralization; and fourth one, financial mobilization. Options are 1 2 3 2 4 1 3 1 2 3 4. बताइए डी कौन सा ऑल ऑफ दी होगा? अबव, ऑल ऑफ दी जी। अबव। ऐसे में ज्यादातर ये तो कैसे होगा? सी होगा इसमें, मतलब बेस्ट पॉसिबल एक ऑप्शन मिनट सी होगा, क्योंकि इसका कोई फाइनेंशियल वो बताइए। मोबिलाइजेशन पंचायती फंडामेंटल में नहीं है यार, मतलब ये एक मिनट हाँ ठीक है। सी सी होना चाहिए इसमें। तो एक बार आंसर को कौन इसका सा है बताइए, आंसर सी है चेक या कर लो डी है? इसका कोई। सी मेरे हिसाब तो से तो डी कौन है, सा है देखो आपका? 1 और 3 में तो कोई डाउट है ही नहीं। डी हो, क्योंकि फाइनेंशियल और मोबिलाइजेशन स्टेट फाइनेंशियल कमीशन होता तो है इसके अंदर। हाँ वो करता है ना। लेकिन कोई पॉलिटिकल, हो नहीं सकता इसका कोई ना। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ये इसका फंडामेंटल 2 और ऑब्जेक्टिव 4 का नहीं था हमें जहां बताता तक हूँ, लगता है। 2 और 4 का बताता हूँ। ग्राम सभा से सोशल ऑडिट होता है, इसीलिए पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होता है। और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन इसलिए होता है, पंचायत को कुछ जगह टैक्स कलेक्शन का चांस भी दे सकता है अगर स्टेट चाहे तो। देन तो वैसे वो भाई दे सकता है ना, फंडामेंटल दिया तो नहीं ना, ऑब्जेक्ट पूछा है, फंडामेंटल नहीं है मतलब ना। ऑब्जेक्टिव यही है ना। देखो ना, लॉन्ग अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से तुम देखोगे तो चारों ऑब्जेक्टिव फुलफिल करवाता है कहीं ना कहीं। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी वो कैसे, लोगों को ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन स्टेट फाइनेंशियल कमीशन के, और 3 तो है ही, तो हो गए सारे ऑप्शन। एक बार इसका आंसर चेक कर लेना, मतलब क्या ओरिजिनल में है तो फिर। क्या है इसका आंसर? कोई करो। का आंसर क्या है एग्जैक्ट बताइए किसी को। अच्छा आपके क्वेश्चन पास क्वेश्चन नहीं है? मेरे पास ये 15 मेरे पास क्वेश्चन 3 ही तो है। गूगल पे 15 आंसर का सी ऑप्शन दे रहा है, 1 और 3। हाँ फिर हम मुरनाल वाले में देख के नहीं बताते नहीं हैं नहीं आप लोग नहीं, को। इसका आंसर सी है। मिल गया मुझे, सॉरी पेज ही नहीं देखा था मैंने। इसका आंसर सी दिया है। हाँ वही ना हम बोल रहे हैं कि मतलब कि ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं था, मतलब ये चीज। फाइनेंशियल एग्जैक्टली। मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता है, मतलब फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। इसका बाकी आंसर तो सी है। अगर इसका देखिए, अगर फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव अगर इसका होता तो हर एक मतलब कि जो भी थर्ड टायर गवर्नमेंट है सबको फाइनेंशियल उसको मोबिलाइजेशन करके, मतलब उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म हर जगह होता। लेकिन हर एक स्टेट में ऐसा है कि उसको फाइनेंशियल पावर बहुत जगह नहीं दिया गया है। वो स्टेट के डिस्क्रिशनरी पे है ना, कि स्टेट चाहे तो जिस तो हिसाब से दे। हाँ तो तुम वही मैडम बोल रहे हैं कि हम्म अगर इसका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो चीज अगर होता ना, वो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव अगर होता तो उसको हर हाल में उसको देना ही होता। तो ये एग्जैक्टली। तो कैसे गलत है फिर, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी वाला? हाँ, पॉलिटिकल जो सोशल ऑडिट वाला कंसेप्ट बताया ना किसी ने अभी, वो मतलब वो सेकंड स्टेज है, वो फर्स्ट स्टेज नहीं है। मतलब ग्राम सभा अगर प्रूव करना हो कि मान लो कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, तो मतलब उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म एक्ट में या फिर उसमें नहीं दिया हुआ है, तो वैसा फिक्स नहीं है। हाँ, सोशल ऑडिट एक मैकेनिज्म है, बट वो एक्स्ट्रा है, मतलब वो एक्स्ट्रा में है, मतलब ऐसा किसी एक्ट में नहीं दिया हुआ है।
मतलब जहां तक मैं मतलब रिकॉल कर पा रहा हूँ। अब पॉलिटिकल हाँ अकाउंटेबिलिटी वाला होता नहीं है आंसर देख लिया यार, अब तो कुछ भी जोड़ लो। हाँ, पर उधर टिक करना टफ होता है ना। इसमें ओके, इसमें इससे आंसर एक लिखा आइडिया हुआ है, और लग जाता है। इसमें मैंने आंसर चेक किया है तो इसमें लिखा हुआ है political accountability can be achieved in any system with democratic rule or resource mobilization is an outcome of BRI, not an objective of BRI. आंसर यूपीएससी की में आंसर सी है भाई। ठीक है। आंसर सी है। रट लो इसको, आए तो पेल देना बस, और कुछ नहीं। अच्छा, एक आइडिया और लगा इतने सारे क्वेश्चंस के बाद कि थीम्स के में भी जो है वो पंचायती राज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो जब भी पॉलिटी मतलब रिवीजन होगी तो उसमें पंचायती राज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो तो बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन उससे बैक टू बैक क्वेश्चंस है और अच्छे खासे क्वेश्चंस है। तो ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। मैम थोड़ा बताइए कुछ जूम क्या कर लीजिए, दिख नहीं रहा है। ठीक है इसमें सॉरी। कोई ऐड करना चाहे कुछ फंड, ये बताना चाहे कोई पंचायत के बारे में भाई, और 2-3 पॉइंट बता दो कोई। कौन सा कंपनी स्टेट था जो सबसे पहले पंचायती राज लेके आया था? राजस्थान है। 1952 ये जो है आपका राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट, इसमें गए थे हाँ हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। 2 या 59? 59 सॉरी, माफ कीजिएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, है ना? आंध्र प्रदेश आई थिंक 4 टायर लाया था। अच्छा नहीं मैं पहला बता रही हूँ राजस्थान का नागौर जिला, उसके बाद शायद आंध्र प्रदेश। नहीं वो आंध्र प्रदेश आपका सही है, मतलब जी बताइए। नहीं चलिए आने, आंध्र ठीक है नेक्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज enshrined in its preamble, directive principle of state policy, fundamental rights, 7th schedule. सॉरी गला बहुत ज्यादा हो रहा है। 7th शेड्यूल में तो सब्जेक्ट का डिवीजन है, बी वो है तो इसका नहीं आंसर। होगा। टीपीएसपी फंडामेंटल होगा। राइट में, हाँ वैसे तो मतलब इसका तो आंसर बी ही फंडामेंटल होगा। राइट पॉलिटिकल जस्टिस के लिए होता है, बिल्कुल यूपीएसपी करेक्ट। सोशल फंडामेंटल राइट में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है, और प्रिम्बल में भी वेलफेयर स्टेट का टर्म, ऐसा टर्म यूज नहीं हुआ है, तो बच गया इस ऑप्शन बी। मुझे ये बताओ, साइबर सिक्योरिटी कौन सी लिस्ट में है, मतलब जो 7th शेड्यूल में है, स्टेट में है, यूनियन में है, कॉन्करेंट में, कहाँ है रेस्पिरेटरी साइबर से लिंक है? रेस्पिरेटरी पावर होगा, ये यूनियन जो है आपकी स्कीम में भी अवशिष्ट नहीं आती है होगा। उसमें आता है। अवशिष्ट इट शुड यूनियन बी यूनियन रेस्पिरेटरी, जो राइट? यूनियन का जो अवशिष्ट आता है, स्टैट्यूटरी पावर। यस इन दैट। हाँ वो मेंशन नहीं है तो वो इसमें आएगा, ठीक है। यूनियन में नहीं है सर, उधर है, ठीक है। ओके ओके। इसमें किसी को प्रियम्बल कोई मैं बता सकता है? प्रियम्बल किसी को याद हो? वी ये द हमको पीपल हिंदी ऑफ में याद है। इंडिया, वी द मैं सुना तो पीपल कोई ऑफ नहीं भाई। इंडिया। हमको हिंदी में याद है, इंग्लिश में नहीं याद है। मैं इंग्लिश में सुना देता हूँ, बोलो सुनाऊं? हाँ हाँ बोलो। ना नेक्स्ट, अच्छा चलिए। We the people of India solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all fraternity and assuring dignity of individual and protecting unity and integrity of the nation in our constituent assembly. इसके आगे डेट याद है 26 नवंबर 1949। ये याद है आपको या देख के बोल रहे थे? याद था भाई। यार गुड यार, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट सबको दे विजिबल हो रहा है। There is a parliamentary system of government in India because the first, Lok Sabha is elected directed by the people. Second, Parliament can amend the constitution. Third,
राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व एंड फोर्थ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। एक सेकंड में यहाँ गैप लेना चाहूंगी। ये क्वेश्चन आया था देखिए 2015 में। अगर किसी ने 2020 का पेपर देखा हो, द सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये था और ये वाली स्टेटमेंट भी वहां पर थी, ये भी थी और एक और स्टेटमेंट थी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पीवाईक्यू कितना ज्यादा जो है मतलब वो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और ये मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ये 2 बार, इससे पहले भी 2-3 बार पूछा गया है इसी फॉर्म में, मतलब बाकी एग्जाम्स में भी और यूपीएससी में भी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्लीज जिसको भी जो भी बोलना है कंटिन्यू कीजिए। सॉरी। डी आंसर। क्या डी ना? हाँ डी है। आंसर तो डी। ये तो है ही। हाँ आंसर तो ठीक है, मतलब मैं कह रही किसी को कुछ कहना है तो इस पे। कौन से आर्टिकल में दिया ये स्टेटमेंट? क्या सेवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं शायद, मतलब 75 या 25 में है शायद। 75 है ना? और आर्टिकल सिंपली वॉइस ब्रेक का इश्यू सिर्फ मेरे साथ आ रहा है या वैसे भी हो रहा है वॉइस ब्रेक? हर किसी के साथ हुआ था। वो सिर्फ आपके साथ हो रहा है। लवासना अपना फोन पटकिए, थोड़ा ठीक करिए। फोन नहीं आईपैड है, इसको पटकूंगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मजाक कर रहा था। नेक्स्ट, द सेल्स टैक्स यू पे व्हाइल 13th परचेजिंग अ टूथपेस्ट। हाँ नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मिनट। ये। 13th क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सोवर्निटी टू मेक द लॉस इज वेस्टेड इन गवर्नमेंट, क्या यह स्टेटमेंट सही है? क्या क्या क्या? सोवर्निटी टू मेक द लॉस इज वेस्टेड इन गवर्नमेंट, क्या यह स्टेटमेंट सही है? पार्लियामेंट होगा ना? पार्लियामेंट Yes. आवाज ब्रेक हो रहा है भाई। हाँ, तो फिर से दोहराता हूँ। सोवर्निटी टू मेक द लेजिस्लेटिव लॉस, असेंबली। कोई गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में फर्क है, तो ओवरलुक करते हो ऐसे स्टेटमेंट्स को गलत ना कीजिएगा बस। डिफरेंस है ना गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। हाँ पार्लियामेंट वही है, में आपने मतलब प्राइवेट मेंबर बिल भी आ सकता है। अपोजिशन तो Because- लेजिस्लेचर वाली बात हो गई ना, फिर वो तो डेमोक्रेसी का क्रस्ट है वो तो। वही पार्लियामेंट्री सिस्टम में यही खूबी है कि प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट में ना होते हुए भी बना सकते हो। एग्जैक्टली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो यार नाइस क्वेश्चन। पॉलिटी के अच्छा, ये क्वेश्चन बताओ आजकल ना कॉन्सेप्ट वाले ज्यादा आते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना तो ऑलमोस्ट चांसेस है आप क्लियर कर लोगे सारे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट पे True. फोकस करना पॉलिटी में। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल है? 368 कौन से पार्ट में? 20। बिल्कुल सही, ठीक है। और ये किसमें कहा था? कौन से उसमें केस में कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट डैश डैश डैश। सबको याद होगा ये तो। भारती। बिल्कुल ठीक है। बट कैन नॉट बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूट द न्यू वन, ऐसा कुछ है ना? कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट कैन नॉट चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर हम्म बट कांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The sales tax you pay while purchasing a toothpaste is a dash, मतलब first, tax imposed by the central government, tax imposed by the central government but collected by the state government. C, tax imposed by the state government but collected by the central government. D, tax imposed and collected by the state government. Which one is correct? यार बी होगा ना? दिल्ली डी होगा। सेल टैक्स है तो डी होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट वाला, क्योंकि यार देखा हमको जाए स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। सर सर नेट के इशू के वजह से बीच बीच में चला जाता है एक सर। बार एग्जिट करके एंटर कीजिए। एग्जैक्टली। अभी तो नहीं है ना सेल टैक्स, अब जीएसटी में हो गया ना मर्ज। अब जीएसटी की बात है। हो गया। तो ये तो क्वेश्चन आउटडेटेड हो गया ना, उस टाइम नहीं होगा ना। ओके, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कलेक्टेड और अप्रोप्रिएटेड में फर्क क्या है? कभी कभी बांटना होता है। किसी का आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रहा है, सबका आवाज ब्रेक हो रहा है।
सर नेट ऑन ऑफ करिए सर, एक बार आपका नेट या वाईफाई ऑफ करके रिकनेक्ट करिए सर। आप क्या डिफरेंस पूछ रहे थे? कोई पूछ रहा था ना अभी यहाँ पे, क्या डिफरेंस? कलेक्टेड और अप्रोप्रिएटेड में फर्क क्या है बस? अप्रोप्रिएट का मतलब तो बांटना हो गया, कलेक्ट मतलब कलेक्ट करना हो गया, तो डिफरेंस है। ओके, मतलब अप्रोप्रिएटेड के नाम पे कलेक्शन भी करते हैं और अप्रोप्रिएट मतलब बांटना भी करते हैं, या सिर्फ बांटना करते हैं? बांटना करते हैं। अप्रोप्रिएट डिवीजन के लिए होता है ना, अप्रोप्रिएशन बिल आता है अपना माल वाल जो करते हैं हम लोग। बांटने पे अप्रोप्रिएट होता है, कलेक्शन तो आप जैसे आप कैसे कलेक्ट करो वो। ओके। यार स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है, ना ही कुछ सुनाई पड़ रहा है। सर एक बार आप लोग को आ रहा है आवाज? स्विच ऑन करो, फिर सही हो जाएगा, वापस आती है टेलीग्राम में प्रॉब्लम नहीं होगी। सर नहीं तो अगर वाईफाई नहीं आप नेट से चला रहे हैं तो फ्लाइट मोड वगैरह पे डालिए सर, उसके बाद करिए। हाँ वही है, फ्लाइट मोड में करो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements. The president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministers of the said businesses. Second statement है, all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the Prime Minister. Which of the statement given above are correct? First, second, both या neither? ये सेकंड स्टेटमेंट तो सेकंड तो गलत है, प्रेसिडेंट होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली ठीक। प्रेसिडेंट तो पीएम करते हैं। रूल्स फॉर द, ठीक है। नेक्स्ट, इस पे किसी को कुछ कहना है, ऐड ऑन करना है? आर्टिकल ये हाँ, तो ये आर्टिकल नहीं, एक्चुअली ये आर्टिकल का स्टेटमेंट है पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के कौन अंदर जो सा आर्टिकल है ये? और आर्टिकल तो याद नहीं रहता है। ये 70s में रहता है। 7 के आसपास है, ये फर्स्ट ऑप्शन है जो 77। 77 शायद देख लो एक बार। आर्टिकल में इतना एक बार फोकस प्लीज किया चेक मत कर करो, लीजिए आर्टिकल नवीन आता सर। नहीं है वैसे देख लो, वैसे आता नहीं है आर्टिकल 77 ही होगा। देखो आर्टिकल्स ठीक है, और लग रहा है फंडामेंटल राइट्स तक एग्जैक्ट आर्टिकल पता होना चाहिए, उसके बाद में लगभग फंडामेंटल ड्यूटीज के आगे कोई नहीं यार, मुझे क्या लगता है कि फंडामेंटल राइट ईपीएसपी और पार्लियामेंट के पता होना चाहिए। मेंस में बहुत हेल्प करता है। आप डायरेक्ट लिखोगे ना पार्लियामेंट का भी ना उतना मतलब 61 62 इतना करीब नहीं देगा, 61 और 69 देगा तो पहचान पाओगे। अरे आर्टिकल देता ही नहीं, तुम देख लो पिछले 20 साल के क्वेश्चन में एक बार भी अरे भाई हम लोग मेंस में लिखने में हेल्प करता है ना। ऑप्शन में एग्जैक्ट आर्टिकल लिख के आओगे जैसे 77 तो हेल्प करेगा ना आपको एग्जैक्टली। प्रीलिम्स में तो ठीक है वो कॉन्सेप्चुअल पूछता है, बट या तो मेंस की तो बात ही नहीं हो रही ना। अरे प्री में तो लास्ट ईयर ही तो पूछा था यार, आर्टिकल 32, आर्टिकल 14, 21। तो 51 ए तक तो बोला ही ना, वो तो याद करनी है। फंडामेंटल राइट्स पूछेगा जरूर। 51 ए तक तो बोला ही ना कि वो तो। अरे यार पता है क्या है, फंडामेंटल राइट तो पढ़ के जाएंगे, वो साला फिर पूछेगा आगे से चल करके। ये इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है ना, ये वही करने वाले हैं ये। इस बार वही हुआ था ना, फंडामेंटल राइट वाला क्वेश्चन जो पूछा था। कभी कभी याद नहीं होते यार, फंडामेंटल राइट छोड़ के बाकी का आर्टिकल याद करना बड़ा मुश्किल है। करना ही नहीं ना भाई, क्यों इतना लोड ले लो, चल मारो। वही अल्टीमेटली वही कर रहा हूँ मैं। 50 तक करो, बाकी छोड़ दो। चलो मैम आगे चलो। ओके गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है, दिख रहा है सबको ना? Consider the following statements regarding a no confidence motion in India. First, there is no mention of a no confidence motion in the Constitution of India. Second, a motion of no confidence can be introduced in the Lok Sabha only. ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा है, बट थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज था। इसका आंसर क्या है? सी। दोनों सही है, दोनों ही है ये। ओके, तो इस पे किसी को बोलना है नो कॉन्फिडेंस मोशन पे? कितने वो के बारे में कितने मेंबर का सपोर्ट चाहिए एडमिट होने के लिए नो कॉन्फिडेंस?
50 है 50-50 50 नो कॉन्फिडेंस और उसमें क्या डिफरेंस होता है सेंश्योर मोशन में? सेंश्योर में इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस नेशनल में के लिए होता है वो एक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, अगर नो उसमें कितने कॉन्फिडेंस मेंबर मोशन चाहिए? पास हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, सेंश्योर मोशन में गवर्नमेंट को नहीं करना पड़ता। इसका रीजन देना होता है, सेंश्योर में इसमें रीजन नहीं देना होता। उसमें कितने मेंबर चाहिए एडमिट होने के लिए सेंश्योर वाले में? उसमें कुछ नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए उसमें। हाँ, नहीं चाहिए। एक होता है एडजॉर्नमेंट मोशन, उसमें भी 50 मेंबर चाहिए आपको। उसमें 50 चाहिए, वो सेंट्रल भी वाले में सभा 50 में होता है सिर्फ। चलो ठीक है। वो अर्जेंट मैटर पे लाया जाता न्यूज नो में कॉन्फिडेंस मोशन डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करना एक होता है, और 3 और प्रक्रिया होता है जहां वो गवर्नमेंट को गिराया जा सकता है। कौन सा 3 मोशंस को पास होने मतलब पास होना या डिफीट करने का? मोशन ऑफ थैंक्स होता है एक तो। हाँ, अच्छा, एक ये बजट वाला हो गया, ठीक ये है। मनी बिल अगर नहीं पास होता है तो हाँ, मतलब जो मनी ये बिल वाला भी, आर्टिकल है। वाला बजट नहीं 191। पास। हाँ वही। और एक और होता है यार, 2 तो हो गए। पॉलिसी कट है क्या? चलो आगे चलो। ओके, फिर नेक्स्ट पे करते हैं, वाइंड अप भी करना है उसके बाद। द इधर पावर ऑफ सुप्रीम बताइए। रूल 198 है लोकसभा में, उसमें है नो कॉन्फिडेंस का जिक्र। ओके, एक सेकंड, किसमें? रूल 198 ऑफ लोकसभा, उसमें ओके, नो कॉन्फिडेंस का मेंशन। ठीक है। Okay, so next question is the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the central and the state falls under its first advisory jurisdiction, appellate jurisdiction, original jurisdiction, and writ jurisdiction. ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल। Okay, बाकियों का बताइए आर्टिकल एंड क्या चीजें हैं इसमें, क्या क्या बातें आती हैं? बहुत बड़ा आर्टिकल है ये। यार ये हमें एडवाइजरी स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, स्क्रीन ही हमको नहीं दिख रहा है। सर आप प्रभात एक काम सर कीजिए, आप स्क्रीन इसमें दिख देख रहा रहे है। हैं, प्रभात सर, मोबाइल में देख हाँ रहे हाँ, हैं। मतलब मैं आपने आप लोग का मोबाइल आवाज में सर एक क्या? बार रिज्वाइन आवाज कर लीजिए, हो जाएगा। नहीं आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप देखिए यहाँ पे ना 3 डॉट दिख रहे होंगे ऊपर आपको, जो ये मीटिंग चल रही है उसमें जाइए, वहां पे वॉइस इनेबल कीजिए सबसे पहले। और दूसरा, अगर आपने वर्टिकल मोड में है तो आप रोटेशन स्क्रीन ऑफ कीजिए और उसको हॉरिजॉन्टल में कीजिए ताकि की स्क्रीन बड़ी दिखे और ये आधा आए, बिकॉज ये 2 पार्ट में ऑलरेडी स्क्रीन आ रही है ना, तो मे भी शायद दिक्कत हो रहा होगा फोन सर में। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या सर? हाँ, हमको स्क्रीन नहीं दिख रहा सर है। ऊपर पिन मैसेज आ रहा है क्या? ऊपर पिन लिख के आया होगा, देखो एक बार उस पर क्लिक करो। हाँ, पिन पे क्लिक किए, कुछ आया? पिन पे क्लिक लिखा है 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी। बस सर एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता था। अच्छा, उस पे हम क्लिक किए तो फिर यहाँ ये आया, ये पूरा कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं ये दिख रहा है। इसके साइड में सर यहाँ पे 3 चीजें में हेलो, होगा ना, एक और क्लिक कीजिए। हाँ आप 3 पॉइंट है। मोबाइल में देख रहे हैं कि लैपटॉप में देख? ठीक है, आप लोग कीजिए, आप लोग का आवाज भी ब्रेक हो रहा है न, तो हमें स्क्रीन दिख रहा है। हम कल ज्वाइन करते हैं फिर, ठीक? पता ही नहीं सर चल रहा है, आप 3 लोग का आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, वाईफाई का तो मेरे प्रॉब्लम है, वजह से आपका आप लोग वाईफाई का प्रॉब्लम। प्रोग्राम मतलब अरे डिस्टर्ब सर मत आवाज होइए। तो आप आ लोग रहा है, आपका आवाज आ रहा है ना, हमारा भी तो आपके पास आ रहा है आवाज। आप लोग का आवाज ब्रेक हो करके आ रहा है, स्क्रीन पे चलो एकदम ठीक है पूरा। नेट का इश्यू भी हो सकता है, वो आगे कंटिन्यू कर लीजिए। नेट तो फुल स्पीड है, कोई बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मेरे वजह से डिस्टर्ब मत होइए। चलिए, गुड नाइट, कल मिलते हैं। ये एडवाइजरी जुडिक्शन है 143 में अपना, तो उसमें एक 143। केस पे ये बाइंडिंग होता है कि सुप्रीम कोर्ट को देना ही होगा। वो कौन सा केस होता है, बता सकता है मुझे कोई? वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, मतलब आजादी होने से पहले की जो केसेस हैं, 47 से पहले के इश्यूज हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल। रीजनल जुरिस्डिक्शन में और क्या क्या आते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, 2-4 बता सकते हैं कुछ है तो? सेंट्रल
और इसमें स्टेट के इशू हो, 2 सेंटर स्टेट, स्टेट हाँ सेंटर स्टेट हो, स्टेट प्रेसिडेंट प्लस का स्टेट इलेक्शन प्लस सेंट्रल हो। प्रेसिडेंट का इलेक्शन को चैलेंज करना हो ना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। एक और है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी क्या है? यस यस, प्री है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वो? की, हाँ हाँ वो भी। ओके, हो गया क्या? व्हाट एल्स? सॉरी और क्लियर ये नहीं हुआ सर। एडवाइजरी वाली होती है ना जुरिडिक्शन, ये यूएस में नहीं है, तो अपना सुप्रीम कोर्ट का ये उसके ऊपर एज है, तो ये कंपेयर करना हो कॉन्स्टिट्यूशन को, वहां दिख सकते हो उसको। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का कब आता है एक्चुअली? इफ द जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड तभी ओरिजिनल अपीलेट इनमें फर्क महसूस कर सकते हैं। अगर इंटीग्रेटेड नहीं है तो उसका क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो यूएस में करेक्ट, द जुडिशरी इज नॉट इंटीग्रेटेड, तो इसीलिए नहीं है। राइट राइट, वेरी नाइस पॉइंट यार। नहीं, मैं एडवाइजरी का बोल रहा हूँ, और नहीं बोल रहा, एडवाइजरी नहीं है उधर, उस एडवाइजरी का कोई लिंक ही नहीं है, आप अगर इंटीग्रेटेड हो या नहीं हो। 143। ठीक है सर, थैंक यू। आगे चले? एप्लेट इनका आर्टिकल, हर जो केस जो अपील करके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सब कुछ उसमें, अपनी म्युनिसिपल ओके कोर्ट से ऊपर ऊपर जाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचो, वो भी अपीलेट बन जाएगा। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट करना है क्वेश्चन, नेक्स्ट कर लेते हैं। द पावर टू अल्लाह, इंक्रीज, क्योंकि नेक्स्ट भी सुप्रीम कोर्ट पे ही है तो ये कर अपीलेट लेते का हैं। 132 द होता है सुप्रीम आर्टिकल। कोर्ट टू, ओके, the power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in the President of India, the Parliament, the Chief Justice of India, and the Law Commission. पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इसमें होगा। तो कैसे कौन सी मेजॉरिटी होता है? कुछ भी। सिंपल हाँ ठीक है। सिंपल मेजर। सिंपल मेजॉरिटी। अभी देखो हमने 15 वाले में हमने लॉ कमीशन पढ़ा था, ठीक है। अगर हम वहां पे लॉ कमीशन को अच्छे से मतलब ये तो खैर 14 में है, उल्टा जा रहे हैं ना, यहाँ पे अगर हम लॉ कमीशन को थोड़ा सा अच्छे से देख लें तो 15 में जब लॉ कमीशन वाला क्वेश्चन आया था तो वहां पे ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाएगी। एंड पीवाईक्यू का असली मोटो यही है, इसी वजह से यहाँ पे सारे टॉपिक का जो है ना वो थोड़ा डेप्थ एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा अभी जो हमारा अमेंड हुआ है ये बताओ, स्टार्टिंग में जो जजेस थे वो कितने थे? स्टार्टिंग में मतलब ओरिजिनल 7 थे, ठीक है। और अभी कितने हैं? 34। 33 प्लस 1 है, बिल्कुल ठीक है। 4 तो वुमेन है और उसमें। इसमें ओके, ये नहीं पता था, थैंक यू। एक बार इंक्रीज करने के बाद क्या घटाने का भी पावर है क्या पार्लियामेंट के नहीं। पास? ये ऐसा तो कुछ नहीं है सर। हाई कोर्ट में 83 वुमेन है आउट ऑफ 900 जितने भी, उसमें 83 वुमेन जजेस। ओके तो सर आज फिर यहाँ पे वाइंड अप करना है बिकॉज 12:30 होने ही वाले हैं, नेक्स्ट कमेटी से रिलेटेड है, तो कल ही वाइंड अप देखते करें हैं, आज। ओके तो डिस्कशन थैंक करते हैं यू, ना। ठीक है। तो मैं हाँ स्क्रीन ठीक है, शेयरिंग ऑफ कितना कर बजे? दूं? एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ 1-2 मिनट से। थैंक यू वेरी मच गाइस एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड, थैंक यू फॉर ऑल योर इनपुट्स। एंड कल हम इसी टाइम पे कंटिन्यू करेंगे, मतलब डेली बेसिस पे हम 11 PM टू 12:30 पीवाईक्यू कर रहे हैं एंड 7 PM टू 9 PM हम ज्योग्राफी के सेशंस कर रहे हैं जो कि एक रैपिड रिवीजन प्रोग्राम का हिस्सा है। तो आप सब लोग भी 7 PM को भी आ सकते हैं डेली बेसिस पे। थैंक्स गाइस, एंड फॉर दोज हु आर वाचिंग ऑन यूट्यूब प्लीज लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।